हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से जो आपका ये लेक्चर था बीच में ही बंद हो गया था रिकॉर्डिंग। तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली उसको कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा आपको पिछले लेक्चर में क्या बताया था उसको थोड़ा सा जस्ट रिवाइज करते हैं थोड़ा सा फास्ट स्पीड से, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को कैसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को कैसे एंटीना रेडिएट करता है। इसमें हमने समझने से पहले देखा था कि यदि आरएफ सिग्नल आप अप्लाई कर रहे हैं अलोंग द लेंथ ऑफ एंटीना, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उन एंड्स को हमने देखा था। सपोज दैट आरएफ सिग्नल जहाँ अप्लाई किया गया है उसमें ए एंड पे हमने देखा कि पॉजिटिव, जैसे बैटरी लगी हुई इस तरह से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ए से, मतलब बैटरी से कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल से, ए जो एंड है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है सपोज दैट। तो ए पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बैटरी की तरफ भागेंगे, मतलब ए पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। बी जो है बेसिकली वो नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो इलेक्ट्रॉन इसके तरफ आएंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, तो बी पर नेगेटिव चार्ज, ए पर पॉजिटिव चार्ज। ऐसे आप सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में समझ सकते हैं। ठीक है, याद भी रख सकते हैं, याद रखने के लिए कि ए पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है, बी नेगेटिव एंड से कनेक्टेड है। तो ए पर जो है पॉजिटिव चार्ज, ए पर नेगेटिव चार्ज आएगा। वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन आपने देख लिया, बीच में नेगेटिव जीरो होगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है बी की तरफ जाएंगे, ए से लॉस होंगे, इसलिए ए पर पॉजिटिव चार्ज, बी पर नेगेटिव चार्ज होगा। और यदि आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो करंट बीच में मैक्सिमम है और किनारों पर, एंड्स पर जीरो है। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कि रेडिएट कैसे होता है। उसको जानने के लिए हमने ये देखा कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के अक्रॉस अराउंड जो है एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और यदि कोई चार्ज है तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और यदि वेरिएशन की बात करें तो यदि आप एक बार कोई वोल्टेज है, चार्ज मैक्सिमम है, यहाँ पर वोल्टेज मैक्सिमम है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। उसके बाद वोल्टेज डिक्रीज करना शुरू हो रहा है, वाई पर जीरो हो रहा है, लेकिन उसके बाद स्पीड की वजह से वो आगे बढ़ेंगे और जेड पर वोल्टेज नेगेटिव होगा। तो इसको पॉइंट वाइज डायग्राम, जो आपका बी पॉइंट है, धारा व वोल्टेज क्रम से चुंबकीय विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न होना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, उसका कैसे प्रोड्यूस होता है करंट और वोल्टेज के द्वारा, वो आपको समझाया गया है। उसमें बी जो डायग्राम है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ तक हमने देख लिया था। यदि चित्र 4.2 बी के अनुसार एंटीना के इनपुट पर सिग्नल आरोपित किया जाए, मतलब एंटीना के इनपुट पर आपने आरएफ सिग्नल अप्लाई किया है, तो वोल्टेज की जो वैल्यू है वो बिंदु एक्स पर सपोज मैक्सिमम है, उस पर होने पर भी एंटीना होने पर क्या होगा, एंटीना के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम होगा, विद्युत क्षेत्र आसपास जो एंटीना के अधिकतम होगा। किंतु उसके पश्चात क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। यदि आरएफ सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम है तो यह विद्युत क्षेत्र एंटीना में ही लुप्त हो जाएगा, वरना होगा क्या, यदि ऐसा नहीं होता है तो आप ये समझ सकते हैं कि पूरे के पूरे जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल वायर्स घर में लगे हुए हैं उन सब में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्लो हो रहा है, वो सब के सब रेडिएट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो यदि फ्रिक्वेंसी कम है तो उसमें पावर कम होती है, तो उसकी जो रेडिएशन है बेसिकली वो नहीं हो पाती, तो वो विद्युत क्षेत्र जो है एंटीना में ही कहीं ना कहीं लुप्त हो जाता है। एंटीना बेसिकली जो आपका वायर करंट के कंडक्टर है उसकी बात करें। किंतु आरएफ सिग्नल की आवृत्ति जो है फ्रीक्वेंसी हाई होती है, तो इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो लुप्त नहीं हो सकता। और होता क्या है, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। वोल्टेज के शून्य को पार करते समय बिंदु वाई पर भी विद्युत क्षेत्र का मान अधिक ही रहता है, उसके बाद वो नेगेटिव साइड में जाना शुरू हो जाता है। अगले चक्र में देख रहे हैं तो वाई जेड जाएंगे तो नेगेटिव में जाएगा, नया विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और यह नया विद्युत क्षेत्र पिछले विद्युत क्षेत्र को विकर्षित करता है, मतलब उसकी डायरेक्शन अलग होगी, रिपेल करेगा। और ये प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है तथा निरंतर उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र एंटीना से रेडिएट होते हैं। इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र भी विकृत होते हैं। ब्रीफ में आपको ये समझाने की कोशिश की है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल कैसे रेडिएट होता है। इसको यदि और डिटेल में समझना चाहें तो आप जेडी क्रॉस की बुक है वो आपको मैं शेयर भी कर दूंगा, उससे भी आप इसको समझ सकते हैं। उसकी पीडीएफ नेट से भी आप सर्च कर सकते हैं। यदि उसको थोड़ा सा मैथमेटिकली आप समझना चाहें तो शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट के हेल्प से आप उसे समझ भी सकते हैं और डिटेल में भी समझ सकते हैं। लेकिन आपको यदि आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक बार प्रोड्यूस हो जाते हैं वो आपने एक दूसरे को सस्टेन करते रहते हैं, क्योंकि जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही टाइम वेरिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है और एक दूसरे को सस्टेन करते हैं। इस तरह से ईएम वेव जो है वो चलती रहती है। अब बात करेंगे कि डायरेक्शन क्या होती है। आपका जो सिलेबस का सेकंड टॉपिक है इसमें इसके बाद का आज के लेक्चर के हिसाब से उसमें है रिलेशनशिप
बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स विद द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, मतलब जिस डायरेक्शन में ईएम वेव प्रोपगेट कर रही है उसका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से क्या रिलेशन होता है, मतलब तीनों का आपस में क्या रिलेशन होगा। ई की डायरेक्शन, एच की डायरेक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मतलब ई की डायरेक्शन, एच की डायरेक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ई, एच और पी नॉर्मली बोलते हैं। ई क्रॉस एच से भी आप पी निकाल सकते हैं। ये वैसी डायरेक्शन होती है जैसे कि आपकी एक्स वाई जेड है, ऐसे एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो मोटा मोटा, उसको पॉइंट वाइज भी बताएंगे, लेकिन आपको उससे पहले आपको हमेशा याद होना चाहिए कि ईएम वेव ट्रांसवर्स वेव होती हैं, मतलब उसमें ई, एच और पी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और प्रोपगेशन ऑफ वेव मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव जो है वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। मतलब यदि ई एक्स डायरेक्शन में है, एच वाई डायरेक्शन में है, तो प्रोपगेशन ऑफ वेव का डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये एक्स क्रॉस वाई बराबर जेड क्रॉस प्रोडक्ट होता है, आपको पता है एक्स क्रॉस वाई बराबर प्रोडक्ट जेड डायरेक्शन में जाएगा। मतलब दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा दोनों वेक्टर के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये एक तरह से इसमें फॉलो होता है। ठीक है, ई क्रॉस एच बराबर पी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, एच मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन और पी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो रिलेशनशिप यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं और आपस में भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब ये तीनों जो है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ईएम वेव में परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, इन फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत और मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों की दिशा तथा प्रोपगेशन की दिशा के मध्य संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स विद द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियमों के अनुसार गतिशील विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा जबकि गतिशील चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी आपको बताया, यहाँ फिर से रिवाइज हो रहा है ये पॉइंट, यहाँ पर फिर बता रहा हूँ कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जो अपने आप में टाइम वेरिंग होता है, और फिर से वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए और इसी से ही ईएम वेव सस्टेन होती हैं। और आप ये जो है अपने जो आपस में फेज है उसको भी मेंटेन रखते हैं। और ये ही बात यहाँ लिखी हुई है कि जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग टाइम वेरिंग मतलब गतिशील विद्युतीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जबकि गतिशील चुम्बकीय क्षेत्र मतलब टाइम वेरिंग जो आपका मूविंग मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यह क्षेत्र अपने को उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों के समान कला में होते हैं, मतलब जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है वो उस जो इस वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह की फेज में होते हैं। मतलब यदि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फेज में उसका फेज होगा मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही प्रोड्यूस हुआ है। ऐसे ही यदि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फेज और मैग्नेटिक फील्ड की फेज सेम होती है। इसलिए लिखा है यह क्षेत्र अपने को उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों के समान कला में होते हैं, सेम फेज में होते हैं, और इनकी डायरेक्शन की यदि बात करें ये मेन पॉइंट है, इनकी दिशा प्रोपगेशन दिशा के लंबवत होती है, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होगी दोनों की दिशा। ठीक है, तो ये आप एग्जाम से भी समझ, एग्जाम्पल में जो बेसिकली फिगर है इससे भी आप समझ सकते हैं। फिगर 4.3 चित्र 4.3 ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ईएम तरंग के प्रोपगेशन की दिशा मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव, इसमें दिखाया गया है साफ साफ। तीन एक्सिस हैं आपकी ई, एच और पी। ठीक है, तो यदि आप इसको थोड़ा सा समझना चाहेंगे तो इसमें आपकी जो डायरेक्शन ऑफ ई है वो ऊपर की तरफ दिखाई गई है, सपोज दैट ये वाई एक्सिस है, और ये नीचे जो है सपोज दैट आपकी जेड एक्सिस है, और एक्स एक्सिस में आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। ठीक है, तो ई मतलब आपकी सपोज दैट ये आपकी ऊपर की तरफ है, और इन द प्लेन ऑफ पेपर जो है ये है, और आउट ऑफ द पेपर एच है, और इन द प्लेन ऑफ पेपर ई और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। तो ये साफ दिखाई दे रहे हैं कि आपकी तीनों परपेंडिकुलर हैं, ई भी, एच बी और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन लिखा गया है परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ ई एंड एच। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ई को दिखाया गया है ऊपर की तरफ, एच को दिखाया गया है आउट ऑफ द प्लेन, और आगे की तरफ दिखाया गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक्स वाई जेड की फॉर्म में भी आप आराम से देख सकते हैं, एक्स क्रॉस वाई बराबर जेड या वाई क्रॉस जेड बराबर एक्स। ठीक है, तो बेसिकली वाई
डायरेक्शन में ई है और जेड डायरेक्शन में एच है, तो वाई क्रॉस जेड बराबर एक्स होता है। वाई मतलब ई और जेड बराबर एच, तो ई क्रॉस एच बराबर पी। ई क्रॉस एच बराबर पी मतलब ई और एच की यदि क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाए तो उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी होगी। ठीक है, तो एच वेरी कर रहा है तो ये आउट ऑफ द प्लेन जाएगा, फिर वापस इनसाइड द प्लेन जाए, मतलब परपेंडिकुलर टू द आपका प्लेन ऑफ पेपर है, और वो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इसकी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि ये साइनसोइडल टाइप का हो सकता है। ठीक है, और इसी की कॉन्सेप्ट को हम पोलराइजेशन में भी देखेंगे, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सबको पता होगा कि एच का मैग्नीट्यूड एक तरह से टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, उसके हिसाब से उसकी जो है पोलराइजेशन भी डिसाइड होगी। ई का जो मैग्नीट्यूड है जो कैसे वेरी करेगा उसके हिसाब से उसकी पोलराइजेशन डिसाइड होती है। बाई कन्वेंशन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ही डायरेक्शन बेसिकली पोलराइजेशन ऑफ ईएम वेव कहते हैं। ये बाई कन्वेंशन है, नियम है, ये माना गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन वो ही डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ ईएम वेव कहा जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही आपकी पोलराइजेशन होगी ईएम वेव की। बेसिकली ई फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन को ही पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली डायरेक्शन ऑफ ई समय सपोज दैट वाई डायरेक्शन में है, तो इसमें जो पोलराइजेशन है वो वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, और वाई क्रॉस जेड मतलब ई क्रॉस एच बराबर पी मतलब एक्स। ठीक है, वाई क्रॉस जेड बराबर एक्स। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है आपकी, जिस डायरेक्शन में वेव आपकी चल रही है वो परपेंडिकुलर होती है, मतलब जिस डायरेक्शन में आपके वाइब्रेशन है ई के और डायरेक्शन में वाइब्रेशन है एच के, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, उससे जो क्रॉस प्रोडक्ट जिस डायरेक्शन में आएगा रिजल्टेंट उस क्रॉस प्रोडक्ट का आएगा। बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन से आपकी डिसाइड होगी कि वेव किस डायरेक्शन ट्रेवल कर रही है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हमेशा ई और एच की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी, और ई एच भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं इन जनरल इस फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये आपको बताया गया TEM बेसिकली मोड है ये ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और आपस में भी परपेंडिकुलर, मतलब तीनों ही परपेंडिकुलर होते हैं आपस में। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मतलब वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ EM वेव। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स इन विच देयर इज ए साइनसोइडल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर एज वेल एज राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन साइनसोइडल होता है, जैसे ई को लिख सकते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी, और बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को लिख सकते हैं एच नॉट कोस ओमेगा टी, मतलब वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, साथ ही साथ वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होंगे, मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो निकालेंगे उससे आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन निकलेगी। अतः एंटीना से उत्पन्न विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र क्रमशः चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ये हमने आपको पहले बताया था कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ई एच को और एच ई को प्रोड्यूस करते हैं, और ये क्षेत्र जो है वेक्टरी ऐड होकर एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, मतलब इनका कॉम्बिनेशन देखा जाए तो वो एक EM वेव क्रिएट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होती है, जो कि विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्रों के लंबवत परपेंडिकुलर प्रोपगेट करती है। मतलब ये जो EM वेव है वो आपकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर प्रोपगेट करेगी। ये आप इस फिगर से देख सकते हैं, विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र भी आपस में परपेंडिकुलर हैं, ई और एच भी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो ये कहा जा सकता, ये आपको नोट में आपको याद भी रखना है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होती हैं EM वेव के अंदर। ठीक है, और इसके बाद यदि हम पोलराइजेशन की यदि बात करें तो पोलराइजेशन हमने भी पहले भी बताया था, शॉर्ट में यहाँ बता रहे हैं, फिर बाद में एक बार और डिटेल में इसको पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। पोलराइजेशन जब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी या टर्म्स रिलेटेड टू एंटीना में जब हम पढ़ेंगे, इसका जब टर्न आएगा तब आप उसको डिटेल में भी देखेंगे। और तो शॉर्ट में हमने भी बताया कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है उसमें यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, उसकी जो डायरेक्शन है उसी को पोलराइजेशन कहा जाता है। पोलराइजेशन का मतलब क्या है, उसका तात्पर्य क्या है वो देख लेते हैं। पोलराइजेशन मतलब ध्रुवन या पोलराइजेशन का तात्पर्य एंटीना द्वारा रेडिएटेड विकृत विद्युत चुम्बकीय तरंगों के विद्युतीय वेक्टर की दिशा से, मतलब डायरेक्शन ऑफ ई इज द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन, इट इज द कॉल्ड द पोलराइजेशन। यह दिशा एंटीना की समानांतर होती है। बेसिकली यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो नॉर्मली वो एंटीना के पैरेलल भी होती है, पैरेलल होती है। तो पोलराइजेशन का मेन मतलब ये है कि EM वेव का पोलराइजेशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन,
एंटीना द्वारा रेडिएटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए जो विद्युतीय मतलब वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन जो वो उसकी पोलराइजेशन होती है। पोलराइजेशन कई टाइप का होता है, लीनियरली, सर्कुलर या इलेप्टिकल। वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर की लंबाई मतलब मैग्नीट्यूड डिसाइड होता है वो किस दिशा में मतलब इस एक प्लेन में वेरी कर रहा है या वो एंगल से रोटेट कर रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड सेम है, सर्कुलर है, और यदि वो रोटेट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, टाइम वेरिंग है, तो बेसिकली वो इलेप्टिक में होता है। ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट जो भी लेक्चर इसमें इसको पढ़ेंगे पोलराइजेशन प्रॉपर्टी में, तब उसको डिटेल में देखेंगे। अभी फिलहाल में इतना आपको याद जरूर रखना है कि ई की डायरेक्शन मतलब पोलराइजेशन की डायरेक्शन, मतलब पोलराइजेशन मतलब ई की डायरेक्शन, पोलराइजेशन ऑफ ईएम वेव मतलब डायरेक्शन ऑफ ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ऊर्ध्वाधर एंटीना मतलब वर्टिकल एंटीना है। अभी हमने कहा कि एंटीना के पैरेलल होती है तो उसकी वर्टिकली पोलराइड होगी, और यदि हॉरिजॉन्टल एंटीना है तो वो हॉरिजॉन्टली पोलराइड वेव्स उत्पन्न करता है। तो मतलब वेव पोलराइजेशन क्या होगा, किसी वेव का पोलराइजेशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यदि वो आपका वर्टिकल एंटीना है तो वर्टिकली पोलराइड वेव्स, और यदि हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टली पोलराइड वेव्स उत्पन्न करता है। उसको पॉइंट वाइज यहाँ लिखा भी गया। ऊर्ध्वाधर एंटीना मतलब वर्टिकल एंटीना, ऊर्ध्वाधर मतलब ध्रुवित तरंगे मतलब वर्टिकली पोलराइज वेव्स उत्पन्न करते हैं क्योंकि एंटीना की पैरेलल होती है डायरेक्शन। जबकि क्षैतिज एंटीना, हॉरिजॉन्टल एंटीना, क्षैतिज ध्रुवित तरंगे मतलब क्षैतिज ध्रुवित मतलब हॉरिजॉन्टली पोलराइज वेव्स उत्पन्न करते हैं। डायरेक्शन ऑफ ई, डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू एंटीना, ठीक है, डायरेक्शन पैरेलल टू एंटीना, ठीक है। जितने भी वेरी लो या मीडियम फ्रीक्वेंसी के एंटीना है, VLF मतलब वेरी लो फ्रीक्वेंसी, LF मतलब लो फ्रीक्वेंसी, MF मतलब मीडियम फ्रीक्वेंसी, ये नीचे लिखा भी गया है शॉर्ट फॉर्म्स को फुल फॉर्म में कन्वर्ट करके। वो वर्टिकली पोलराइड होते हैं ये, क्योंकि ये ग्राउंडेड के निकट होते हैं, जबकि हाई फ्रिक्वेंसी एंटीना हॉरिजॉन्टली पोलराइड होते हैं। ये आपको पॉइंट है, आप इसे याद रख सकते हैं। अच्छे रिसेप्शन हेतु रिसीव की गई EM वेव्स तरंगों का पोलराइजेशन ट्रांसमिट की गई तरंगों के समान होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुड रिसेप्शन तभी होगा जैसा सिग्नल आपने भेजा वैसे सिग्नल आपको रिसीव हो, मतलब जो भेजी गई EM वेव है उसका पोलराइजेशन जिस डायरेक्शन में है जैसा है जो का, तो रिसीव की गई सिग्नल मतलब रिसीव की गई EM वेव सिग्नल का भी पोलराइजेशन होना चाहिए। वैसा ही रिसीवर्स पर भी उसी पोलराइड वेव को रिसीव होना चाहिए, पोलराइजेशन चेंज नहीं होना चाहिए, ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें मेंटेन रहे। यह आपको बेस्ट रिसेप्शन के लिए होता है कि जो पोलराइजेशन ऑफ ट्रांसमिटेड EM वेव है वही सेम पोलराइजेशन रिसीव्ड EM वेव का भी होना चाहिए, मतलब रिसीव की गई EM वेव तरंगों का पोलराइजेशन ट्रांसमिट की गई EM तरंगों के समान होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने आज डिस्कस किए, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्रॉम एन एंटीना, और उसके कुछ पॉइंट थे कि बेसिकली फंक्शन ऑफ एंटीना क्या होता है, रिवाइज। और इससे पहले बेसिक प्रिंसिपल वाला पार्ट हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था, उसी को आगे हमने इसमें कंटिन्यू किया था कि उसमें रेडिएशन कैसे होता है, और रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स विद डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये हमने मेनली इसमें पढ़ा। और व्हाट इज पोलराइजेशन ये हमने इसमें देखा। इसमें एक दो पॉइंट और है उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में EM वेव स्पेक्ट्रम पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जो आपकी पावर होती है बेसिकली वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्ट डिस्टेंस के, मतलब एंटीना से जितना दूर जाएंगे उतनी पावर कम हमें प्राप्त होगी, एंटीना के पास रहेंगी तो उसकी पावर जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसी करके हम लोग ये भी कहते हैं कि रेडिएशन ज़्यादा होता है एंटीना के पास में, तो जो टावर होता है बेसिकली इसको गांव में टावर भी कहते हैं, यहाँ जहाँ पर आपके एंटीनाज बिल्ड किए गए हाइट पे, तो वो बेसिकली आपकी जो लोकेशन होती है उसके आसपास में रेडिएशन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो रिसीव की गई EM तरंगों की शक्ति ट्रांसमिटिंग एंटीना की दूरी के वित्त क्रमानुपाती होती है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द एंटीना। जो आपकी स्ट्रेंथ ऑफ EM वेव्स है, मतलब एक तरह से पावर की हम बात कर सकते हैं, वो एंटीना से दूर जाने पर कम होती चली जाती है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ EM वेव्स रिसीव्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटीना। ट्रांसमीटर के निकट जो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र वो शक्तिशाली होते हैं, उनकी पावर ज़्यादा होती है, उनके पास EM वेव एनर्जी की पावर ज़्यादा होती है, EM वेव एनर्जी ज़्यादा होती है, जबकि ट्रांसमीटर से दूर जाने पर यह क्षेत्र वीक हो जाता है, क्षीण हो जाता है। ये हमने अभी बात करी है कि पावर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, पावर प्रोपोर्शनल टू 1/R है, ठीक है। R बढ़ेगा तो P घटेगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो वो उसकी पावर वीक होती जाती है, अतः उनसे उत्पन्न EM वेव तरंगे भी ट्रांसमीटर से दूर जाने पर क्षीण हो जाती हैं। तो वो जो EM वेव्स है वो भी क्षीण हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी
क्षीण हो गए हैं, तो इसलिए ईएम वेव भी क्षीण हो जाएगी, मतलब वीक हो जाएगी, उसकी पावर कम हो जाएगी। अतः रिसीवर तथा ट्रांसमीटर की दूरी जितनी अधिक होगी, रिसीव की गई ईएम तरंगों की शक्ति भी उतनी क्षीण हो जाएगी। मतलब ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में डिस्टेंस यदि ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा होगी, तो यदि डायरेक्टली कोई एम्पलीफायर बीच में नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये बात मान बिल्कुल स्पष्ट रहेगी हमारे पास कि ईएम वेव्स की पावर जो है वो रिसीव की गई ईएम वेव्स की पावर ट्रांसमिट की गई ईएम वेव की पावर से कम हो जाएगी। ठीक है, उतनी ही कम हो जाएगी जितनी दूरी बढ़ती चली जाएगी। लेंथ ऑफ एंटीना की यदि बात करें तो एंटीना की हाइट जो होती है, बेसिकली वो लेंथ की बात कर रहे हैं, वो वेव लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है, हमने बात करी थी अभी, उसकी मल्टीपल होती है, कुछ λ/2, λ/2 इस टाइप से होती है, n λ/2 टाइप से नॉर्मली कहते हैं। तो बेसिकली डायपोल एंटीना जो λ/2 हाफ वेव डायपोल एंटीना है, उसको हम जब स्टडी करेंगे तो वहाँ भी इस चीज़ को फिर से एक बार देख सकते हैं कि जो हाइट या लेंथ ऑफ एंटीना वो λ के प्रोपोर्शनल होती है। इसको मैं बार बार पिछले कई सब्जेक्ट्स में भी आप लोगों को बताया, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, कि जो एंटीना की हाइट है वो λ के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा, वहाँ भी आपने एक जब देखी होगी मॉड्यूलेशन पढ़ते समय, कि जो मॉड्यूलेशन होता है उसमें बेसिकली मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों होती है, जब आपने ये पढ़ा होगा तो वहाँ भी आपने देखा होगा कि एंटीना की हाइट जो होती है वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से या वेवलेंथ के हिसाब से डिसाइड होती है। ठीक है, तो मतलब जो एंटीना की हाइट होती है वो उस वेव जिसको उसको बेसिकली ट्रांसमिट करना है, या जिस वेव को उसे रिसीव करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को उसको ट्रांसमिट करना है या जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को उसको रिसीव करना है, उसकी वेवलेंथ से जो है रिलेटेड होती है, संबंधित होती है, प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो सामान्यतः एंटीना की लंबाई जो है आरोपित आरएफ सिग्नल के तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ की मल्टीपल होती है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आरएफ सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है उस पर एंटीना रेजोनेंट सर्किट की तरह काम कर सके। ठीक है, जिससे एंटीना मैक्सिमम पावर को रेडिएट कर सके। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि आरएफ सिग्नल की आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर एंटीना है अनुनादीय परिपथ मतलब रेजोनेंट सर्किट की तरह व्यवहार करे, जिससे एंटीना अधिकतम शक्ति को विकिरित कर सके, मतलब मैक्सिमम पावर वो रेडिएट कर सके। ठीक है, तो इसको हम एक बॉक्स के अंदर लिख के इसको आपको बता रहे हैं ताकि ये जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको समझ में आए और याद भी रहें। एक λ/2 लंबाई के चालक पर आरएफ सिग्नल जिसका तरंग लैम्डा है आरोपित करने पर उसमें वोल्टेज व धारा का वितरण इस प्रकार होता है, जिससे वोल्टेज का मान सिरों पर अधिकतम होता है जबकि धारा मध्य में अधिकतम होती है। ये डायग्राम हमने भी आपको दिखाया था, इसी पॉइंट के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। इसको देखेंगे तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि λ/2 इस एंटीना की लेंथ है, जहाँ लैम्डा वेवलेंथ है उस सिग्नल की जो कि इस पर आरोपित किया जा रहा है, अप्लाई किया जा रहा है। तो उस केस में ये क्या कह रहे हैं कि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा कि वोल्टेज एंड्स पर मैक्सिमम है और करंट जो है वो मिड में मैक्सिमम है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ मेंशन की गई है कि λ/2 लंबाई का कंडक्टर है, उस पर आरएफ सिग्नल जिसकी लैम्डा वेवलेंथ है अप्लाई करेंगे तो वोल्टेज और करंट इस तरह से होंगे कि वोल्टेज एंड्स पर मैक्सिमम, करंट जो है मिड में मैक्सिमम होती है। जब आप हायर एजुकेशन में बीटेक यदि करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, तो उसमें जब एंटीना पढ़ाया जाएगा तो इनकी आपको इक्वेशन भी बताई जाएंगी, मतलब E = V0 sin ωt या I = I0 cos ωt, इस टाइप से। उन दोनों में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस भी होता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा मैथमेटिकली आपको एक्सप्लेन करना आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए यहाँ पर केवल आपको कंक्लूजन ये बताया गया है और इसकी जो मैथमेटिकल जो ट्रीटमेंट है वो आपके सिलेबस में नहीं है। यह वोल्टेज व धाराएं विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। जो वोल्टेज व करंट उसमें आई हैं वो आपकी क्या करेंगी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं, जिनको आगे वो रेडिएट करता है। इन विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों में जो है इन जो आपकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स आपकी प्रोड्यूस हुई हैं करंट और वोल्टेज के कारण, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स उसमें प्रोड्यूस हुई हैं वो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है स्पेस में प्रोपगेट होती हैं। यह विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र जो है यही विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में स्पेस में प्रोपगेट करते हैं। पोलराइजेशन का तात्पर्य एंटीना द्वारा रेडिएटेड ईएम वेव्स के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन से होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। पोलराइजेशन मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ईएम वेव। पोलराइजेशन का तात्पर्य एंटीना द्वारा विकिरित ईएम तरंगों के विद्युतीय वेक्टर की दिशा से होता है।
थैंक यू।